मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बेदखल कर दिया और आज भाभी मुझे दोबारा से ताने दे रही थी। वो मुझे मेरे अतीत की याद दिला रही थी, जबकि वो ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं था। मैंने अतीत में जो भी कुछ किया था, अपने घर वालों की मर्जी से किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे घर वालों ने मुझे बुरी तरह से धुतकार दिया था। अभी मैं किचन में बैठी खाना खा रही थी। मेरी भाभी वहां पर चली आई। उन्होंने मेरे मुंह के सामने से प्लेट हटाई और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुम्हारा पति कमा कर नहीं लाता जो तुम 3 वक्त अय्याशी करती हो। उसी वक्त ही मेरा भाई किचन में दाखिल हुआ और मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या हो गया है, क्यों शोर मचाया हुआ है। मेरी आंखों में आंसू देखकर उसने मुझसे नजरें चुरा ली। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, भाभी पहले ही बोल पड़ी। अरे मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि खाना खाने के बाद बर्तन धो देना, लेकिन इसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। आप खुद ही बताइए कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। एक तो हमने इसे अपने घर में रखा हुआ है और दूसरा ये मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द इसे घर से बेदखल कर दूंगी। मैं हैरान थी कि अगर किसी दिन उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसा सुलूक हुआ तो वो क्या करेंगी। मेरी भाभी उस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। भाई ने हमेशा की तरह भाभी की बात पर यकीन करने का फैसला किया और मुझे आंखें दिखाते हुए कहने लगे, मैं तुम्हें जितना मासूम समझता हूँ, तुम इतनी मासूम हो नहीं, तुम भी अंदर से बुरी हो। अब मेरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे थे। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता था। यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ भी मुझे गालियाँ देती थी और कहती थी कि अगर तेरी भाभी तेरे साथ बुरा सलूक करती है तो इसमें सारी गलती तेरी अपनी है। तू ऐसी हरकतें ही ना किया कर कि जिससे तेरी भाभी को गुस्सा चढ़े। मेरे सामने से खाना उठाने के बाद मेरी भाभी वहां से चली गई। मैं, जो एक दिन से भूखी थी, वहीं पर बैठी की बैठी रह गई। मुझ पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आई हुई थी, जिस मुसीबत को मैं बहुत ही सब्र से झेल रही थी। मुझे कभी-कभार खौफ महसूस होता था कि अगर किसी दिन मेरा ये सब्र टूट गया, तो मेरी सारी मेहनत बेकार न चली जाए। शाम का वक्त था, मैं भाभी के बच्चों के साथ खेल रही थी। अचानक ही उनके बेटे को ठोकर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं भागी हुई उसके पास गई और उसे जल्दी से जमीन से उठाया। बेटे की आवाज सुनकर भाभी भी जल्दी से बाहर आ गई। जब उन्होंने अपने बेटे की यह हालत देखी तो वो किसी चील की तरह मुझ पर झपटी और मेरे चेहरे पर थप्पड़ की बारिश कर दी। मैं, जो पहले ही सर दर्द की वजह से परेशान हो रही थी, मेरे लिए ये तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैं माँ को अपनी मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन यूं लग रहा था जैसे माँ नींद की गोलियां खाकर सोई हो। जहाँ तक भाई का सवाल था, तो भाई भी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। भाभी के बच्चे भी अपनी माँ को मुझे पीटता देखकर परेशान हो गए। करमजली, एक तो हम तुम पर एहसान करें, एक तो हम तुम्हें अपने घर में जगह दें और दूसरा तुम मेरे ही बच्चों को तकलीफें पहुंचाओ। करमजली, अब मैं तुझे इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकलो। भाभी ने मुझे जमीन से उठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर धकेलने लगी। मैं खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिशों में परेशान हो रही थी। उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। चंद ही लम्हों के बाद उन्होंने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहने लगी कि यहाँ से दफा हो जाओ, अपने पति के पास जाओ। सिर्फ वही है जो तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है। मैं जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी और भाभी को कहने लगी कि मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरा पति तो इस वक्त खुद दूसरों की मदद पर पड़ा हुआ है। अरे वो अपनी मदद नहीं कर सकता, वो मेरी मदद कैसे करेगा। भाभी, मुझ पर रहम करें, दरवाज़ा खोल दें। पहले ही मुझ पर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर आप ये दरवाज़ा भी मुझ पर बंद कर देंगी तो मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊंगी। भाभी, कुछ तो रहम करें। मैं उस घर के सामने ही बैठ गई और रिक्वेस्ट करने लगी। अचानक ही मुझे अपने पीछे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, दुनिया वाले दरवाज़ा बंद कर दें तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहले तो मैं हैरान हुई। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखें चंद लम्हों के लिए ठहर गईं। वहां पर एक मर्द खड़ा था। उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थीं और निहायत ही शराफत के साथ बात कर रहा था।
मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मैंने उसे कहा कि 3 साल हो गए हैं, मैं ये मुसीबत बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। अपने आप को मजबूत कर लो। हो सकता है तुम्हारी मुश्किलें खत्म होने वाली हों और तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो। तुम बस मायूस ना हो, अपने लिए प्रयास करती रहो, तुम्हारे लिए ज़रूर अच्छा होगा। मैंने उससे पूछा कि तुम हो कौन? क्या तुम मुझे जानते हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तेजी से ना में सर हिलाया और मुझे कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके बाद उसने मुझसे कोई भी बात नहीं की और खामोशी से वहां से चला गया। मैं उसकी पीठ को देखती रही जब तक वो मेरी नज़रों के सामने से ओझल नहीं हुआ। तब तक मैं वहीं पर खड़ी रही। उसकी बातों से मुझे हिम्मत मिली थी और मेरे दिल में दोबारा से उम्मीद की किरण जागी थी। मेरा वजूद दोबारा से पुख्ता होने लगा था। अब मेरा इरादा अपने पति के पास जाने का था। मैं देखना चाहती थी कि वो आखिर किस हाल में है। पिछले 1 महीने से मैंने उसके पास चक्कर नहीं लगाया था। दिल में कहीं ये ख्वाहिश भी दबी हुई थी कि उसे होश आ गया हो। मैंने कदम उठाया ही था, मुझे याद आया मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिर जल्दी से मोहल्ले की एक औरत के पास गई, उससे कुछ पैसे उधार लिए। वो मुझे पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती और मैं अपने भाई के रहमो करम पर हूँ। मैंने उससे झूठ बोला और उससे कहा कि मेरे पति को होश आ गया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डबल पैसे वापस करूंगी। लालच में आकर वो मुझे पैसे देने के लिए राजी हो गई। पूरा रास्ता मैं परेशान रही कि मेरे पति को होश आ गया हो, क्योंकि अब मैं उसे हंसते खेलते और बोलते हुए देखना चाहती थी। थोड़ी ही देर के बाद मैं अस्पताल पहुंच गई। जब मैंने नर्स से अपने पति के बारे में पूछा तो वो परेशान नजर आने लगी। उसने कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर ठहरो, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें इस बारे में बताती हूँ। वो वहां से चली गई, जबकि मैं बाहर ही बेचैनी से इंतजार करने लगी। काफी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पति की थोड़ी ही देर पहले मौत हो गई है। नर्स की बात सुनकर मुझे लगा कि किसी ने मुझसे मेरे घर की छत छीन ली है। मैंने तेजी से नहीं में सर हिलाया और पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पति मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या उसे पता नहीं है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? क्या उसे ये अंदाजा नहीं है कि मैं इस जमाने के लोगों की बातें कितनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ? मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसी नर्स का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी, नर्स मेरी मानसिक हालत को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही थी। उसने मुझे तसल्ली दी और सब्र करने को कहा। मैंने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसे चिल्लाते हुए कहा कि सब लोग ही मुझे सब्र करने के लिए कहते हैं, नहीं होता मुझसे और सब्र। थक गई हूँ मैं सब्र कर कर के। शायद वो भी ये समझ रही थी कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। वो परेशान होकर वहां से चली गई। मैं भागी हुई इस कमरे में गई जहां पर मेरा पति आंखें बंद किए हुए लेटा था। मैं बेयकीनी से उसके वजूद को देख रही थी और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि आखिर उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। एक मुश्किल खत्म होने के बाद दूसरी मुश्किल शुरू हो गई। उस वक्त मैं सारी बातें भूल गई थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मायूसी जहर है। इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए। मैं अपने पति के पास जाकर बैठ गई और उसे पकड़कर झंझोड़ने लगी। करीब खड़ी नर्स ने जब ये सब कुछ देखा तो वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, क्या हो गया है? इस तरह का सुलूक क्यों कर रही हो? बॉडी को तकलीफ हो रही होगी। मैंने नफरत से उसके चेहरे की तरफ देखा और उससे कहा कि मेरे पति को मुर्दा मत कहो, मेरा पति जिंदा है, ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये कहकर मैंने उसके सीने पर सर रख दिया और दोबारा से रोने लगी। उस वक्त मेरा दिल बहुत ही तकलीफ में था। आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे और फिर थोड़ी ही देर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। मैं बचपन से ही बहुत नेक थी और बहुत सीधी थी। छोटी छोटी गलतियां करना भी मुझे गुनाह लगता था और मेरे दिल में हमेशा यही डर रहता था कि कहीं ऐसा वो किसी का दिल दुखा दे कि कोई मुझसे नाराज हो जाए। मैं सारा दिन बैठी रोती रहती थी। अम्मा जब ये देखती तो मुझे तसल्लियां देती, लेकिन अम्मा की बात सुनकर मैं कह देती कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेरी किस्मत मुझसे नाराज हो गई है। अम्मा मुझे सीने से लगा लेती
और मुझे तसल्ली देते हुए कहती कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभार अम्मा मुझे कहती थी कि मैंने सुना है कि जो लोग हार नहीं मानते, हालातों से किस्मत उनका साथ देती है। अम्मा की बात सुनकर मैं जोश से कहती थी कि मैं सारी परेशानियां सह लूंगी। मेरी बातें सुनकर अम्मा का दिल दहल जाता था और वो फौरन अपने दिल पर हाथ रख के मुझे कहती थी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करो। एफएफसी के इम्तिहान देकर मैं निपटी तो घर में भाई की शादी की तैयारी होने लगी। भाई अपनी मर्जी से शादी कर रहा था और जो लड़की उन्होंने चुनी थी वो लड़की हद से ज़्यादा मॉडर्न थी। उस वक्त मेरे पिता भी जिंदा थे। जब पापा को उस लड़की के घर वालों के बारे में पता चला तो पापा ने सख्ती से इनकार कर दिया और भाई से कहा कि अगर उन्होंने पापा की मर्जी के खिलाफ शादी करने की कोशिश की तो वो उन्हें घर से बाहर निकाल देंगे। भाई पर उस वक्त फितूर चढ़ा हुआ था। उन्होंने अम्मा को साफ साफ कह दिया कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ इसी लड़की से ही करेंगे और अगर इसके लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं भाई का ये रूप जिंदगी में पहली बार देख रही थी और मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था। पापा ने अपनी सारी जिंदगी भाई के लिए लगा दी थी। वो भाई की हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर देते थे। मुझे अच्छी तरह से याद था कि एक बार भाई को मोटरसाइकिल दिलाने के लिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती ज़मीन बेच दी थी। इस ज़मीन से वो बहुत मोहब्बत करते थे। हम जब भी गांव जाया करते थे तो पापा उस ज़मीन पर घंटों बैठे रहते थे। जब मैं पापा से पूछती तो वो मुझे कहते कि इस ज़मीन पर उन्होंने अपने बाप के साथ मिलकर काम किया है और इस ज़मीन से उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर उनका बस चले तो वो दोबारा इसी ज़मीन पर ही घर बनाएंगे। जब पापा ने वो ज़मीन बेची और वो कागजात किसी और के हवाले किए तो उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मुझे उस वक्त अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया था, जो पत्थर का इंसान था। उसके अंदर लगता था कि जज्बात हैं ही नहीं। मैं जब भी उसे समझाती थी वो दोनों हाथ जोड़कर मुझे खामोश रहने को कहता था और मेरा मजाक बनाता था कि ये लेक्चर कहीं और जाकर झाड़ो। मेरी मानो तो ना तुम चैनल शुरू कर दो, क्योंकि तुम ड्रामा बहुत अच्छा करती हो, बहुत पैसे कमाओगी। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, जिन्हें मैं पी जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके सामने आंसू बहाने का कोई भी फायदा नहीं है। जब उसे अपने पिता के आंसू दिखाई नहीं देते तो फिर मैं किस खेत की मूली थी। भाई ने पापा से बगावत शुरू कर दी थी। अब भाई पापा की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था और ना ही वो पापा से किसी भी तरह की कोई बात करता था। एक दिन पापा आंगन में उदास बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। पापा मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुम्हें पता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के ऊपर लगा दी। उसकी परवरिश में मैंने जरा भी कमी नहीं छोड़ी। मैं उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाना चाहता था। अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया हूँ। ये कहकर पापा फूट फूट कर रोने लगे। पापा को मैंने जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोते देखा। उसी वक्त ही भाई घर के अंदर दाखिल हुए और पापा को रोते हुए देखकर कहने लगा, मेहरबानी करें पापा, ये ड्रामे किसी और के सामने जाकर लगाएं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप ये सब खेल इसलिए खेल रहे हैं कि मुझे अपने मकसद से पीछे हटा सकें, लेकिन मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूँ। मैं हर सूरत में उस लड़की से ही शादी करूँगा और अगर किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा। भाई की बात सुनकर मैं चीख पड़ी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि तुम अपने बाप से किस लहजे में बात कर रहे हो? उस लहजे में ही बात कर रहा हूँ जिस लहजे में मुझे बात करनी चाहिए। ये कहकर वो कमरे में चला गया। पापा ने अचानक ही अपने दिल पर हाथ रखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने पापा को सहारा दिया और फिक्रमंदी से पूछा, क्या हो गया है पापा? आप ठीक तो हैं? उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि भाई को कह देना कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने में कामयाब हो गया है। वो लड़की सही नहीं है व्यवहार की, इसलिए मैं उसे रोक रहा था। मैंने कई लोगों से पता किया। उन्होंने बताया वो बहुत चालाक है और अपने घर में बहुत लड़ाई भी करती है। मोहल्ले के लोग भी उससे परेशान हैं। ये कहकर वो मेरे करीब खामोशी से उठकर कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। वो फिलहाल किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे। रात के वक्त मैं उनके कमरे में खाना देने के लिए गई, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अम्मा ने भी मुझे रोक दिया और कहने लगी, अरे
इस शख्स के इतने ज़्यादा नखरे ना उठाओ। अम्मा भी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का साथ दे रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आप जिस इंसान के बारे में ये बातें कर रही हैं, वो इंसान आपका पति है। उसने अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी है। अम्मा मुंह ही मुंह में बुड़बक बड़बड़ करती रहीं और मेरे पापा के अलावा कोई भी मेरी बातों को अहमियत नहीं देता। सुबह के वक्त मेरी आंख एक चीख की आवाज़ पर खुली। मैं घबराकर अपनी जगह पर उठ बैठी और डर गई कि सब ठीक तो है। बाहर का मंजर देखा तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। आंगन में बहुत सारी औरतें जमा थीं, जबकि माँ एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। मैं तेजी से माँ के पास गई और उनसे पूछने लगी, क्या हो गया है? आप इतने अचानक शोर क्यों मचाया है? मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे गले से लगाया और अगली बात जब मैंने सुनी तो मेरी रही सही हिम्मत खत्म हो गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। दरअसल मेरे पापा का देहांत हो गया था। चंद दिनों के बाद बहुत ही शोक में गुजरे, लेकिन उसके बाद जिंदगी दोबारा से पटरी पर आ गई। माँ दोबारा से अपने कामों में मशरूफ हो गई। भाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भाई को खुश देखकर मेरे दिल से उसके लिए नफरत आ गई। उसी की वजह से ही तो मेरे पापा मुझे छोड़कर गए थे। वो बेसब्री से माँ के गम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही माँ सही हुई, उसी दिन ही वो अम्मा को लेकर उस लड़की के घर चला गया। मुझे उससे इस कदर जल्दबाजी की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं उससे कहना चाहती थी कि थोड़ा सा तो सब्र कर लो, ज़्यादा नहीं तो 6 महीने के लिए ही रुक जाओ। और फिर यूं मेरी भाभी हमारे घर में आ गई। वो औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि इसकी क्या वजह है। थोड़े ही अरसे के बाद मुझ पर यह राज भी खुल गया, जब अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी को पता है कि तुमने उसकी शादी का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इसी वजह से ही वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखा और उन्हें कहा कि क्या आपने भाभी को खुद ये सब कुछ बताया है? अम्मा ने तेजी से ना में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। ये तुम्हारे भाई के कर्म हैं। भाई और भाभी दोनों ही मुझे पसंद नहीं करते थे। वो मुझे देखकर चेहरा फेर लेते थे। भाभी मुझसे ज़रूरी बात के अलावा और कोई बात नहीं करती थी। थोड़े ही अरसे के बाद अचानक ही उन्हें मेरी शादी की फिक्र होने लगी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी और मैं उस उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं पढ़ाई करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई और अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी तो भाभी मुस्कुराते हुए मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। इन 6 महीनों में पहली बार उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। मुझे हैरत हो रही थी। मैंने उनके लिए जल्दी से बैठने के लिए जगह बनाई। वो मेरे करीब ही बैठ गईं और मुझसे कहने लगी कि मैं एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे मायूस मत करना। वो बेवजह मुस्कुराते हुए मुझसे बात कर रही थी, लेकिन उनके लहजे की चुभन को मैं बहुत अच्छी तरीके से नोट कर रही थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने भाभी से पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं? वो मुझसे कहने लगी कि दरअसल मैं तुम्हारी शादी के लिए तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। मेरा एक कज़न है, वो बहुत अच्छा और नेक है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर तुम हाँ कर दो तो क्या मैं तुम्हारे लिए रिश्ते की बात चलाऊं? भाभी की बात सुनकर मैं तड़प उठी। मैंने तेजी से ना में सर हिलाया और उन्हें कहा कि नहीं, ऐसा ना करें। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में शादी को रुकावट ना बनाएं। वो एकदम ही गुस्से में आ गई और मुझसे कहने लगी कि मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तुम्हारे नखरे उठाए। एक तो हम तुम पर एहसान कर रहे हैं और तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और दूसरा तुम हमें ही नखरे दिखा रही हो। मैंने अपनी भाभी को कहा कि आपका पति मेरा भाई भी है और आप मुझ पर किसी किस्म का कोई एहसान नहीं कर रही हैं, बल्कि मेरा पूरा पूरा हक है। इस घर पर मैं भी हक रखती हूँ और पापा की जायदाद पर भी मैं हक रखती हूँ। इसलिए मुझे दोबारा ये ताना देने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने उन्हें इंतहा गुस्से से कहा और अपने कमरे से चले जाने का इशारा किया। मैं नहीं जानती थी कि मुझे उसकी कितनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। शाम के वक्त मेरा भाई इंतहा गुस्से से मेरे कमरे में आया और मुझ पर चीखते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करने की? मैंने अपने भाई को कहा कि उसके साथ मैंने किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और शिक्षा हासिल करना मेरा हक है। जहाँ तक पैसों का सवाल है तो आप पैसों की फिक्र मत करें।
मेरा बाप मेरे लिए इतने पैसे तो छोड़कर गया ही है कि मैं अपनी पढ़ाई इज्जत के साथ पूरी कर सकती हूँ। तुम्हें कोई पढ़ाई पूरी करने देगा तब ही ना। तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक कर दिया। मैं ऊँची-ऊँची आवाज़ में चिल्लाने लगी और दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगी। पूरा दिन मैं कमरे के अंदर ही कैद रही। शाम के वक़्त अम्मा ने दरवाज़ा खोला और मुझे डाँटते हुए कहा कि जब तुम्हें एक बार भाई शादी के लिए कह रहा है, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेती? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वो दोनों मिलकर तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। अम्मा की बात सुनकर मैंने बेचैनी से उनके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उनसे पूछा, अगर वो ये सब करेंगे तो आप कुछ नहीं बोलेंगी? अम्मा ने तेजी से ना में सिर हिलाया और मुझे कहा, नहीं, इस बार मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद अपने बेटे के टुकड़ों पर हूँ। भाभी ने भाई को अपने काबू में कर लिया था। मैंने भी भाई को कह दिया कि एक शर्त पर शादी करूँगी, अगर आप मुझे ग्रेजुएशन पढ़ने की इजाज़त देंगे। मैंने उन्हें कहा कि बेशक मेरा यूनिवर्सिटी में दाखिला ना करवाएं, मुझे घर में ही बैठकर पढ़ने की इजाज़त दे दें और इसके साथ-साथ मुझे 2 साल का टाइम भी चाहिए। भाभी कहने लगी, ठीक है, हमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। और फिर ऐसा हुआ भी कि वो अपने कज़न को लेकर मेरे घर आ गई। अब सिर्फ रिश्ता तय होना था। शादी 2 साल के बाद होनी थी। लड़के वाले मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे थे। वो बहुत सुलझे हुए और पढ़े लिखे लोग थे। लड़के की माँ ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि तुम फिक्र मत करो, शादी के बाद भी तुम जब तक पढ़ना चाहोगी, तुम्हें पढ़ने की इजाज़त मिल जाएगी। पहले भाभी नॉर्मल थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो मेरा हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उनके अंदाज भी बदलने लगे। वो उठते बैठते मुझे बहुत ही अजीबोगरीब बातें कहती थी। कभी कभार तो वो मुझे ये भी कहती थी कि लगता है कि तुम्हारा इन लोगों के साथ पहले ही कोई रिश्ता था, इसी वजह से तो वो लोग तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मुझे भाभी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो खुश थी कि मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए हैं। जब सास ने मुझसे कहा कि मैं शादी के बाद यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ, तो उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। मैंने अपने भाई को कह दिया कि आप मेरी जल्द से जल्द शादी कर दें। मुझे शादी करने में कोई भी मसला नहीं है। उस वक्त भाभी चिल्लाने लगी और कहने लगी, देखो तो कैसे अपने मुंह से इस तरह की बात कर रही है। अरे, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है? लड़की अपने मुंह से ये सब कहती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने आश्चर्य से भाभी के चेहरे की तरफ देखा और उन्हें कहा कि अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले आप भी मुझसे यही बात कर रही थी और मेरी मिन्नतें कर रही थी कि मैं हाँ कर दूं, और अब जब मैं खुद ही हाँ कर रही हूँ तो फिर आप ये ड्रामे लगाने का क्या मकसद है? देखा आपने, ये मुझसे कितनी बदतमीजी करती है। भाभी, दोबारा से भाई की तरफ शादी 1 हफ्ते के बाद तय कर दिया जाएगा। मैं भी अब तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चले गए। उनकी बातों से अब मुझे तकलीफ नहीं पहुंचती थी। भाभी मेरे पास आई और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुशियां एंजॉय करने की इजाज़त दे दूंगी? मैंने उन्हें कहा कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और आपकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। 2-3 दिन रहते थे कि शादी को मैं छत पर गई। कपड़े फैलाने के लिए मुझे ये सब करने के लिए भाभी ने ही कहा था। जैसे ही कपड़े फैलाकर फ्री हुई, अचानक ही एक लड़का फलांग कर मेरी छत पर आ गया। उसे देखकर मैं घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो ऊंची ऊंची आवाज़ में कहने लगा, अरे, तुमने खुद ही तो मुझे बुलाया था और अब खुद क्यों मुकर रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम घबरा रही हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत की है और अब जब अपनी मोहब्बत के लिए आवाज़ उठाने का वक्त आया है, तो फिर शर्म कैसी? माँ भी छत पर ही मेरे साथ मौजूद थी। मैंने खौफ से माँ के चेहरे की तरफ देखा। माँ ने उस लड़के को कहा कि तुम जो कोई भी हो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसी वक्त ही भाभी वहाँ पर चली आईं और शोर मचाते हुए कहने लगी, अरे देखा, मैं कहती थी कि इस लड़की के लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। भाई भी वहाँ पर चला आया और फिर भाभी ने अपने पास से कहानी बनाकर भाई को सुनाई। वो लड़का भी भाभी का साथ दे रहा था। तीनों एक तरफ हो गए थे। मैंने बेयकीनी से माँ के चेहरे की तरफ देखा। वो बोली, अगर मैं तुम्हारी तरफ से बोलती
फिर तुम्हारी भाभी मेरा जीना हराम कर देती। तुम्हें पता है कि मुझे इस उम्र में लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बस खामोशी से मामला निपटाना चाहती थी। मैंने माँ की तरफ शिकायती नज़रों से देखा और उन्हें कहा कि या तो आप मेरी सगी माँ नहीं हैं या फिर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। एक हफ्ते से मैं जिस आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के सपने देख रही थी, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। मेरा रिश्ता कहीं और तय हुआ था और मेरी शादी फिर किसी और लड़के के साथ हो गई थी। जब वो आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर गया, तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसकी माँ मुझे देखकर गुस्से से मुझसे पूछने लगी कि ये लड़की कौन है? मुझे ये ना कहना कि तूने इस लड़की से शादी कर ली है। माँ, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मैंने इस लड़की से शादी कर ली है और आज से ये मेरी बीवी है। इसको घर में बिल्कुल वैसी ही इज्जत मिलनी चाहिए जैसी इज्जत की ये हकदार है, और अगर किसी ने भी इसके साथ बदतमीजी करने की या इसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद ही उसे देख लूँगा। फिलहाल मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वापस आकर आपको सारी बात बताता हूँ। उसने अपनी बहन को आवाज़ दी। उसकी बहन मुझे उसके कमरे में लेकर चली गई। वो एक बहुत ही बड़ा कमरा था और ये घर भी काफ़ी बड़ा था। वो लोग अच्छे खासे मालूम हो रहे थे। उसके घरवाले भी काफ़ी सुलझे हुए थे। पता नहीं उस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया था। रात के वक्त जब वो कमरे में आया तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा लग रहा था। वो मेरे करीब बैठ गया और उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी है। मैंने शिकायती नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया है? मैं तुम्हारी भाभी का क्लास फेलो था। तुम्हारी भाभी से मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। उसी से मिलने के लिए एक बार मैं तुम्हारे घर आया था। उस दिन मैंने तुम्हें देखा था, तो मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी। मैंने तुम्हारी भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन तुम्हारी भाभी ने साफ इनकार कर दिया। उसे डर था कि अगर मेरी तुमसे शादी हो गई तो उसकी हकीकत भी सब लोगों के सामने आ जाएगी, और इसी वजह से उसने मुझे टाल दिया और फिर तुम्हारा रिश्ता उसने किसी और जगह पर कर दिया। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद उसे अंदाज़ा हो गया कि तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और उसके पति से ज़्यादा पैसे तुम्हारा पति कमाता है। ये बात अब उसे हजम नहीं हो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो तुम्हें किसी ऐसी जगह पर फेंकना चाहती थी कि जहाँ पर तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और मुझे भी इस प्लान में शामिल कर दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ थी कि मैं बस तुम्हें किसी तरह से हासिल कर लूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने अब तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे घरवालों को इस हकीकत के बारे में जाकर बता दूँगा। मैं उन्हें सब सच बता दूँगा कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। तुम्हारी भाभी ने ही एक चाल चली थी। उसने एक तस्वीर मेरे सामने की, जिसमें वो मेरी भाभी के साथ बैठा हुआ था। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि इन तस्वीरों को भी मैंने सबको दिखाना है। मुझे यकीन है कि ये तस्वीरें देखने के बाद तुम्हारे भाई को अपनी बीवी से नफ़रत हो जाएगी। उस शख्स की बातें सुनकर मैं एक लम्हे के लिए बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी। वो शख्स मेरी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक था। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी होना था वो तो हो ही गया है। तुम अच्छे इंसान मालूम होते हो। अगर तुम मुझसे कहो कि सारी ज़िंदगी मेरे साथ वफ़ा करोगे और मेरी ज़रूरतों का ख़याल भी रखोगे, तो फिर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरी एक अच्छी आदत ये थी कि मैं बहुत जल्दी ही हालात को कबूल कर लेती थी। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हमारा रिश्ता मुकम्मल तब होगा जब मैं तुम्हारे घरवालों को हकीकत के बारे में नहीं बता देता। फिर उसने मुझसे कहा कि चलो, अब तुम भी सोने के लिए चली जाओ। तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी। मैं खामोशी से लेट गई। उस दिन मुझे बहुत ही कम नींद आई थी। शादी के तीसरे दिन ही वो मुझे कह कर गया कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ और आज ही सारे रात से पर्दाफाश हो जाएंगे। लेकिन शाम के वक्त मुझे जो खबर मिली, वो सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मेरे पति का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। मैं भागी हुई अस्पताल गई तो मुझे पता चला कि वो कोमा में चला गया है। जब ससुराल वापस आई तो ससुराल वाले मुझे कबूल ही नहीं कर रहे थे और मुझे ताना दे रहे थे कि ये सब कुछ
तुम्हारी नहूसत की वजह से हुआ है। अगर तुम मेरे मासूम बच्चे की ज़िंदगी में ना आती, तो उसके साथ कभी भी ये सब कुछ ना होता। सास ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोती हुई दोबारा से अपने घर वापस चली आई। भाभी को मेरी हालत देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें हमेशा से ही तबाह और बर्बाद देखना चाहती थी। यूँ मैं उनके साथ ही रहने लगी, मगर भाभी मुझसे बहुत नफरत करती थी। वो मुझे बहुत तकलीफ़ें पहुंचाती थी। हर वक्त ही मुझे बातें सुनाती रहती थी। मैं सारे घर का काम करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे गालियां सुनने को मिलती थी। भाई भी मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, और माँ तो भाभी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहती थी। उन्हें यही डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो मेरा साथ दे दे तो भाभी उनके साथ कुछ बुरा करने लग जाए। इस दौरान ही 3 साल गुजर गए, और फिर 3 सालों के बाद भाभी ने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने हैरत से गर्दन उठाकर देखा तो मेरा पति मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो हाथ थाम लो। उसकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। हैरत की बात यह थी कि अब कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। ना ही वहां पर कोई नर्स थी और ना ही कोई मशीन थी। सिर्फ एक बिस्तर था जहां पर मेरा पति लेटा हुआ था और मैं उसके करीब बैठी हुई थी। मेरे पति ने मुझे दोबारा से कहा कि वो हाथ थाम लो। वो हाथ थाम लोगी तो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा से खुशियां आ जाएंगी। ये कहकर उसने दोबारा से आंखें बंद कर ली, और फिर उसके साथ ही मेरे वजूद को झटका लगा। मैंने देखा कि मैं इस वक्त अपने पति के बेड पर सर टिकाकर बैठी हुई थी। करीब ही वही शख्स खड़ा था जो मुझे गली में मिला था। मैं रोते रोते वहीं पर सो गई थी, और थोड़ी देर पहले जो मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। तब मुझ पर यह राज खुल गया कि ये शख्स वही इंसान था जिसका रिश्ता भाभी पहले लेकर आई थी। ये शख्स मुझे बहुत पसंद करता था, लेकिन जब उसको ये पता चला कि मेरी शादी किसी और के साथ हो गई है तो ये मायूस हो गया। मगर उसके दिल से मेरी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी। वो 2 साल से कुंवारा है। उसने किसी भी औरत की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। मुझे देखकर उसने दोबारा से निगाहें झुका ली और मुझे कहने लगा कि मेरे साथ चलें। मैंने एक नज़र अपने पति को देखा। उसी वक्त ही मेरे ससुराल वाले वहाँ पर चले आए और मुझे धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वो इंसान मुझे अपने साथ लेकर घर आ गया। उसकी माँ ने जब मुझे देखा तो वो भागी हुई मेरे पास आई और मुझे गले से लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे बच्चे ने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है। और फिर वो मुझसे कहने लगी कि पता चला था कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन फ़िक्र मत करो, अब तुम्हारी ज़िंदगी से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। वो लोग मेरा ख्याल रखने लगे, और जब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई तो उस शख्स ने दोबारा से मुझसे शादी की पेशकश की। उसी वक्त ही अपने पति की आवाज़ भी मेरे जहन में गूंजने लगी, जिसने मुझे कहा था कि इस इंसान का हाथ थाम लो। मैंने मुस्कुराते हुए उस इंसान का हाथ थामने का फ़ैसला किया। जहाँ तक मेरी भाभी का सवाल था, तो मेरी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उन्हें एक बहुत ही बुरी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनके चेहरे की हालत भी खराब हो गई और उनकी सारी खूबसूरती ढल गई। भाई ने थोड़े अरसे तक तो उन्हें बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उनकी सौतन ले आए। भाभी मुझसे एक बार माफ़ी मांगने के लिए आई थीं। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उनकी दी हुई तकलीफ़ मुझे आज भी महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।